दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी का डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कितना सफल साबित होगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उसके कारण इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ जमीन पर परिस्थितियां बन रही है। उसका कार्यकर्ता यानी बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है। उस कार्यकर्ता को विश्वास देने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए बीजेपी के नेता प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में जो जमीनी राजनीतिक हालात है, अगर उसे बारीकी से देखें तो महायुति सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जनता में नजर आ रही है। लेकिन चुनाव भले ही फंसा हुआ हो या जनता का मन एक तरीके से बीजेपी के ऊपर नाराज हो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बीजेपी हारा हुआ चुनाव भी जीतना जानती है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी का वही कार्यकर्ता एक तरीके से डिमोरलाइज और नाराज है। उस कार्यकर्ताओं को विश्वास देने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए बीजेपी के नेता प्रयास कर रहे हैं और उनमें सबसे ज्यादा प्रयास देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विश्वास देने के लिए, उनका विश्वास बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए पुणे में एक दिन का विचार मंथन शिविर बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं ने आयोजित किया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं को मार्गदर्शन किया और उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बीजेपी के महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। किसी भी हालत में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत जरूरी है और महायुति की जरूरत बीजेपी को क्यों है और अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी बीजेपी उन दो गुटों को या इन दो नेताओं को अपने साथ क्यों रखना चाहती है, ये एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने अच्छी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। यानी महायुति की जरूरत बीजेपी को क्यों है, ये अच्छी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को देवेंद्र फडणवीस जी ने समझाया। बीजेपी के महाराष्ट्र के कार्यकर्ता अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं को मालूम है कि अगर बीजेपी अपने बलबूते चुनाव लड़ती है तो बहुमत के आंकड़े या बहुमत का आंकड़ा वो पा नहीं सकती, क्योंकि 2014 में ये प्रयास कर देखा गया है। यानी 2014 में जब विधानसभा चुनाव लड़े गए तब महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े और उनमें बीजेपी को सिर्फ 28% वोट शेयर और 122 सीटें मिली। यानी कुल मिलाकर 27-28% के ऊपर बीजेपी का वोट शेयर नहीं जा रहा। यानी बीजेपी किसी और अन्य दल को साथ लेकर ही सरकार बना सकती है। ये वास्तविक परिस्थिति है और इसी वास्तविकता का परिचय एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कराया है। उसी के साथ जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में भले ही महायुति को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन महायुति का जो वोट शेयर है वो महाविकास आघाड़ी के मुकाबले सिर्फ 0.03% के आसपास कम है। यानी अगर हर बूथ पर बीजेपी के 10 वोट भी बढ़ते हैं तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति 200 से अधिक सीटें जीत सकती है। ऐसा विश्वास देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया और
जो विपक्ष का लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव था, उस एक झूठे नैरेटिव को, उस नैरेटिव का पर्दाफाश करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से उन्होंने आदेश दिया है। उन्होंने कहा, अपने भाषण में कहा कि विपक्ष के नैरेटिव को या विपक्ष के सवालों को जब बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो वो आदेश आने का इंतजार करते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आज से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं कि वो पूरी स्वतंत्रता से विपक्ष के नैरेटिव का सामना करे और उसका जवाब दे, यानी खुले तौर पर बैटिंग करे, लेकिन हिट विकेट न हो। यानी एक तरीके से विपक्ष का जो झूठा नैरेटिव है, उस नैरेटिव को एक तरीके से उसका पूरी तरह से पर्दाफाश किया जाए, उसकी असलियत सामने लाई जाए। लेकिन जो उसका उत्तर जब बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता देंगे, तब उस उत्तर से बीजेपी का नुकसान न हो, इसका ख्याल बीजेपी के नेताओं को रखना चाहिए। यानी एक तरीके से विपक्ष के नैरेटिव को किस प्रकार जवाब देना चाहिए और अपना खुद का नैरेटिव, पार्टी का नैरेटिव या पार्टी की सच्चाई जनता तक किस प्रकार पहुंचानी चाहिए, इसकी एक तरीके से खुली छूट देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने कार्यकर्ताओं को दी है और इसके जरिए एक तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। लेकिन क्या इसके लिए देरी हो गई है? भले ही देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जो लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव बनाया, उसे झूठ का नैरेटिव कहे, लेकिन क्या वो सच में झूठ का नैरेटिव था? अगर उसमें हम बारीकी से देखें तो संविधान बदलने की भाषा हो या आरक्षण के बचाव के लिए जो मुद्दे विपक्ष दे रहा था, जो दलीलें दे रहा था, वो विपक्ष की दलीलें एक तरीके से सच थी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ही 400 पार का नारा दिया था और बीजेपी के कई नेताओं ने, यानी जैसे कर्नाटक के बीजेपी के पूर्व सांसद अनंत हेगड़े जी ने कहा था कि हमें 400 से अधिक सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। राजस्थान के नेता हो या उत्तर प्रदेश के कई नेता हो, उन्होंने भी संविधान बदलने की बात की, यानी बीजेपी के नेताओं ने। यानी एक तरीके से विपक्ष ने जो एक नैरेटिव बनाया था उसमें सच्चाई थी, मगर बीजेपी या बीजेपी के नेता उसे झूठ का नैरेटिव बता रहे हैं। यानी एक तरीके से सच्चाई से भागने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में यानी लोकसभा चुनाव में सिर्फ विपक्ष का जो संविधान का नैरेटिव है या आरक्षण बचाओ का नैरेटिव, उसके कारण ही बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर और अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पर वोट मांग रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने 15 से 20 सभाएं महाराष्ट्र में की, लेकिन जनता से जुड़े सवाल, जनता के मुद्दे, उन पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में बात नहीं की। बढ़ती महंगाई, आर्थिक विषमता, किसानों के धान को एमएसपी न मिलना हो, या युवाओं को रोजगार नहीं मिलना हो, या सर्वसामान्य जो जनता है उससे जीवन से हर रोज जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनको एक तरीके से केंद्र में रखकर बीजेपी ने बात नहीं की। लेकिन विपक्ष ने जनता के मुद्दे उठाए, खासतौर पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी। यानी अगर इन मुद्दों की बात करें तो विपक्ष का यानी सत्ता पक्ष का जो विपक्ष के प्रति झूठा नैरेटिव और उस झूठे नैरेटिव
के कारण लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उस झूठे नैरेटिव को एक तरीके से उसका पर्दाफाश हमें करना होगा और विपक्ष के नैरेटिव की एक तरीके से पोल हमें खोलनी होगी। इस प्रकार का एक तरीके से जवाब या एक्सप्लेनेशन देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। उसके कारण भले ही कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा हो, मगर जमीनी हालात इस वक्त बीजेपी के पूरी तरह से विपरीत है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के पास हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा, अमित शाह जी की रणनीति और देवेंद्र फडणवीस जी की कूटनीति, ये सभी दाव एक तरीके से फेल हो रहे हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी के पास महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी दाव नहीं है या कोई नैरेटिव नहीं है और इसके कारण ही बीजेपी जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने लोकप्रिय योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है, जैसे लाडली बहन योजना हो या किसानों के लिए योजना हो या मुक्त शिक्षा की लड़कियों के लिए योजना हो या युवाओं को प्रशिक्षण देने का जो उनकी योजना हो, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की जो मुख्यमंत्री 4-5 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन लोकप्रिय योजनाओं के भरोसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है या महायुति चुनाव लड़ना चाहती है और वो योजनाएं अच्छी तरह से जनता तक पहुंचाई जाए और ये योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम अच्छी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का संगठन मजबूत है और आरएसएस का भी मजबूत साथ बीजेपी को मिला है। यानी एक तरीके से महायुति की जरूरत, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी की जरूरत बीजेपी को क्यों है और महायुति आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ताओं का एक तरीके से उनमें आत्मविश्वास होना और कार्यकर्ताओं की सक्रियता कितनी जरूरी है, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जी ने एक तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। यानी एक तरीके से अपने नुकसान को कम करने का प्रयास देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, लेकिन उसके लिए काफी देरी हो चुकी है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी होने के बावजूद भी सत्ता पर एक तरीके से अच्छी तरह से कब्जा एकनाथ शिंदे जी ने जमाया है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना हो और उसके साथ और 2-3 योजनाएं, उनका अच्छी तरह से श्रेय लेने का प्रयास एकनाथ शिंदे जी ने और उनकी पार्टी ने किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले एकनाथ शिंदे जी के पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी विधानसभा चुनाव में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पार्टी को लड़ने के लिए मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ अजित पवार जी भी अपने राजनीतिक छवि को बदलना चाहते हैं और उसके लिए वो प्रयासों में जुटे हैं, उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। लेकिन महायुति में सबसे बड़ा रोल बीजेपी का है। बीजेपी भी लोक विधानसभा के चुनाव की रणनीति में या तैयारियों में जुटी है और उसके लिए रणनीति बना रही है, मगर जिस कार्यकर्ताओं के भरोसे अब तक बीजेपी को महाराष्ट्र में सफलता मिलती आई है, वही कार्यकर्ता अगर घर में बैठेगा, वो नाराज रहेगा या उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो क्या बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने की क्या उम्मीद या गारंटी है? इसका जवाब हमें नहीं में देना होगा। यानी जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता, सरकार की योजनाओं को जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता जनता तक नहीं पहुंचाता, तब तक महाराष्ट्र में महायुति को सफलता मिलने की उम्मीद कम है। और उसी को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से विश्वास में लेने का प्रयास किया या उनका उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। देवेंद्र फडणवीस जी का ये डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कितना सफल साबित होगा,
ये आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनका विश्वास बढ़ाने के लिए जो अपना भाषण दिया है उसका असर कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। यानी एक तरीके से फिर से एक बार बीजेपी में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जिस प्रकार महायुति में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, अगर उस नुकसान को देखें तो विधानसभा की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में जनता ने चुनाव लड़ा और महाविकास आघाड़ी को जिताया। यानी जनता की नाराजगी को नजरअंदाज करके बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर जनता की नाराजगी को कम करना है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रास्ते पर उतरना होगा या जनता से सीधा संवाद साधना होगा या प्रयास करना होगा। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता ही महायुति को सत्ता तक ले जा सकता है, यानी फिर से एक बार सत्ता में ला सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से सक्रिय हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।